नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर टिहरी गढ़वाल के गजा में द्वितीय गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने महोत्सव स्थल पर विभिन्न विभागीय एवं सांस्कृतिक स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। महोत्सव में पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और घंटाकर्ण देवता की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में लोक गायकों की प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक झांकी और विभिन्न विभागों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। आज इस 3 दिवसीय द्वितीय गजा घंटाकर्ण महोत्सव के शुभारंभ पर मैं यहां पहुंचा तो मेरा सुबोध भाई का और सभी लोगों का, हमारी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं भगवान घंटाकर्ण देवता को प्रणाम करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं भगवान घंटाकर्ण सदियों से हमारे गांव के रक्षक देवता के रूप में श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा होती रही है। वे हर संकट की घड़ी में एक अदृश्य शक्ति के रूप में हम सब की रक्षा करते हैं और उन्हें जो भी विपत्ति में होता है उसको साहस प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, गजा का घंटाकर्ण मंदिर हमारे राज्य के जो प्रमुख पौराणिक स्थल हैं उनमें से एक है, जिसका उल्लेख केदारखंड में भी मिलता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस भव्य महोत्सव के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को व्यापक पहचान दिलाने का ये बहुत सराहनीय प्रयास घंटाकर्ण महोत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि 3 दिवसीय महोत्सव में हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा यहां पर शानदार लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। और सच में अभी थोड़ा समय की कमी के कारण से हमारे संचालक महोदय ने जल्दी उनको आगे कर दिया बच्चों को, लेकिन सच में हमारे उन सभी स्कूल के बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुति की। मैं उन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक दलों एवं छात्र छात्राओं के द्वारा झांकियां, विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की जाएंगी, जो सभी के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होंगी। मैं इस महोत्सव के आयोजन के लिए, वैसे तो सुबोध भाई हमेशा बड़ा प्रयास करते हैं, अभी बता भी रहे थे कि किसी समय में यहां 2-4 दुकानें भी नहीं होती थी और अब एक विराट रूप इस गजा क्षेत्र का हो रहा है। और आने वाले समय में सच में मैं ये देख रहा हूं कि पिछली बार कुछ व्यवस्थाएं यहां पर कम थी, मुझे लगा कि पहली बार है और विस्तार कैसे होता है, विकास कैसे होता है। इस बार मैं देख रहा हूं कि सारा कार्यक्रम यहां पर बहुत व्यवस्थित हो रहा है। ये किस प्रकार से विकास आगे बढ़ता है, ये इसका एक बहुत शानदार उदाहरण ये गजा घंटाकर्ण महोत्सव भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं इसके लिए गजा नगर पंचायत के अध्यक्ष कुंवर सिंह चौहान जी को और पूरे आयोजक मंडल को बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत उनको बधाई देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं उन सभी को संजोए रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत अद्वितीय योगदान देते हैं। पहले के समय में मेले होते थे, धीरे धीरे वो मेलों का स्वरूप भी कम होने लगा। हम छोटे छोटे थे, मेलों में जाते थे, वहां मिलते थे, नई नई चीजें देखते थे, खेलते थे, एक दूसरे से बात करते थे और बहुत प्रकार के हमारे अलग अलग संस्कृति सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे।
और वो बहुत ही ज्यादा लोगों का मन मोहते थे। धीरे धीरे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा, ये सारी चीजें थोड़ा पीछे होती चली गई। हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको विरासत में मिली है, इस प्रकार के मेले, इस प्रकार के महोत्सव उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा मानना है कि हमारी लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है। इसलिए उत्तराखंड की लोक कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पहनावा। हाँ, एक बात और अच्छा लगा मुझे कि जब मैं आ रहा था तो हमारी बहनों ने बहुत पारंपरिक जो वेशभूषा अपनी आज पहनी हुई थी, उन्होंने जो नाक में पूरा हमारा जो पारंपरिक गहना है, वो आभूषण वो धारण किया हुआ था। सच में मुझे आज मैं जब लंदन गया था तो मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैंने देखा कि 7 समुंदर पार भी हमारे गढ़वाल के, कुमाऊं के, जौनसार के हमारी बहनें अपने पारंपरिक वेशभूषा में उस कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी। एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में 138 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके अलावा उदय शंकर नृत्य अकेडमी में आयोजित एसडीजी अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम में उन्होंने विजेताओं को सम्मानित भी किया। बता दें कि प्रदेश में एसडीजी 2024-25 में रुद्रप्रयाग जिला स्थान पहले रहा। साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी शिरकत की। सभी के सामूहिक प्रयासों से, जन भागीदारी से और हमारे सभी जनपदों में जो अधिकारीगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और प्रतिभागीगण हैं जिन्होंने आज यहाँ प्रतिभाग किया है, उन सबके प्रयासों से हमको ये गौरव प्राप्त हुआ है। और हमारा इस प्रकार का जो कार्यक्रम है ये इसीलिए अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी में किया गया है कि पहले देहरादून में आसपास इस कार्यक्रम होते थे। अब सभी लोगों को, क्योंकि हर जिले के लोगों को इसमें प्रतिभाग करना होता है, तो घूम घूम के समेकित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो अन्य लोग भी इससे प्रेरित होंगे। और हमारा जहां पहला स्थान मिलने पर हम लोगों को बहुत संतोष है, वहीं हमारे लिए चुनौती भी है कि आगे आने वाले समय में जिन क्षेत्रों में अभी हमें काम करना है, जहाँ अभी और काम की आवश्यकता है, वहाँ हम और काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में बीजेपी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। मतलब किस तरह की तैयारियां हैं, नितिन नवीन जी आ रहे हैं उत्तराखंड दौरे पर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा उनका उत्तराखंड राज्य का है और वो 3 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड में आ रहे हैं। उनके प्रवास को लेकर के, उनके दौरे को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और उसके लिए जो 3 दिन का उनका यहाँ पर 28, 29 और 30 मई को यहाँ जो प्रवास होने वाला है, उसको लेकर के हमारे संगठन स्तर पर विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई, व्यापक तैयारियां की गई हैं और वो इन 3 दिनों में संगठन स्तर पर विभिन्न प्रकार की बैठकें ले रहे हैं, जहां वो एक जो भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे छोटी इकाई होती है, बूथ अध्यक्ष, वहां पर बूथ अध्यक्ष के घर पर जहां जलपान करने वाले हैं और बूथ समिति की बैठक को लेने वाले हैं। वहीं हमारे शीर्षस्थ जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, उनके साथ भी कोर ग्रुप की बैठक को करने वाले हैं कि हम 2027 के चुनाव में कैसे तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। इसको लेकर के हमारी क्या क्या तैयारियां हैं, इसकी वो समीक्षा करने वाले हैं। इसके साथ ही 2027 के लिए वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के साथ साथ जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब पूरी तरह से चुनावी रणनीतियों में पूरी तरह से ढल गई है पार्टी और 2027 का बिगुल बज गया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि एक मूल मंत्र भी देकर के जाएंगे आप सभी लोगों को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे अलर्ट मोड में रहता है। जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन सेवा में हमेशा जनता के बीच रहते हैं, वहीं पार्टी के संगठन के जो भी आदेश होते हैं
चाहे चुनाव की बात हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के कार्य में कार्यकर्ता को लगाना हो, 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता तैयार थे। 2027 की चुनाव की नजदीक है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने से जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो कई गुना बढ़ जाता है। और 2027 के चुनाव के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसके अनुसार आगे 2027 की प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ता जुटने वाला है। बस अब नितिन नवीन जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना वेलकम करने के लिए, और हर किस्म से जो मीटिंगें हमारी रहेंगी उसमें कार्यकर्ता अध्यक्ष जी उनसे संवाद करेंगे, अध्यक्ष जी बात करेंगे और कार्यकर्ता भी अपनी बात उनके सामने रखेंगे। क्या 2027 की जो चुनावी रणनीतियां हैं उनको धार देने का काम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? अब ये मान के चलिए कि चुनावी तैयारियां हैं और चुनाव का बिल्कुल बच गया है, यही मान के चलिए। कार्यकर्ताओं में किस तरह की खुशी? खूब उत्साह है, अपने अध्यक्ष जी को वेलकम करने के लिए कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। और क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड पहली बार आ रहे हैं, इसलिए उत्साह बहुत जबरदस्त है और गर्मजोशी से उनका स्वागत करें। जी। अच्छा, एक और राहुल गांधी का दौरा भी फाइनल हो गया है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आ ही रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उन्हीं से पूछिए। चलिए, कोई नहीं, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरह से बीजेपी कार्यालय को सजाया भी गया है, ताकि क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आएंगे तो उनका स्वागत पहले बीजेपी कार्यालय पर किया जाएगा। उस तैयारियों को लेकर तमाम जो बैठकें हैं उनका दौर भी लगातार जारी है और तमाम जो नेता हैं वो बैठक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक लगातार पार्टी नेता जो हैं वो बैठक कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आएंगे तो वो यहाँ पर 2027 की जो चुनावी तैयारियां हैं उनका जायजा भी लेंगे और संगठन के तमाम नेताओं के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ इस दौरान वो बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। तो तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा उत्तराखंड के लिहाज से काफी अहम भी माना जा रहा है। उस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि पहले उनका दौरा 2 दिवसीय था, लेकिन अब बढ़कर के 3 दिवसीय हो गया, यानी कि 3 दिन उत्तराखंड में वो रहेंगे और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संगठन के अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे और चुनावी तैयारियों को, चुनावी चीज़ों को, रूपरेखा को काम करते हुए नजर आएंगे। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी आगामी 4 जून को अल्मोड़ा पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। लगातार छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जो भी परीक्षा होती है उसका पेपर लीक करवा दिया जाता है। दिन के प्रवास में वो हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आगमन पर उनका जो प्रथम 4 तारीख को आगामी 4 जून को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी अपने 2 दिवसीय दौरे में यहाँ पर आ रहे हैं और उसी के तहत इस अल्मोड़े में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी को लेके हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इसी के तहत कल 28 तारीख को इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश राव जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय यशपाल आर्य जी कल 12 बजे सुनीता सन सिटी होटल में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्षों की, विधायक, पूर्व विधायकों की, पूर्व सांसदों की और वरिष्ठ पार्टी के नेताओं की, हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों की एक आगामी रणनीति को लेके कि कैसे इस कार्यक्रम को सफल किया जाए करके इसके लेके बैठक एक आहूत कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ कैसे उनकी छवि को धूमिल किया जाए उस दिशा में काम करता है और ये बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है इसकी हम निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सिर्फ वादों में ही और नारों में ही सत्ता हासिल करने का काम किया है और कहीं पे भी कोई ऐसा ठोस कार्य करने का काम नहीं किया है। मैं इसकी जितनी निंदा करूं उतनी कम है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पंडित जवाहर नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूर्यकांत धस्माना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया। बेटी ने और उनकी पीढ़ियों ने तिथि के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय में हमारे सारे साथियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के आधुनिक भारत के निर्माता हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का बच्चा बच्चा उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानता है, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश को एक करने में, इस देश को आगे बढ़ाने में रहा है, उनको आज हम उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने, उनके पिता ने, उनकी बेटी ने, उनके परिवार ने जिस प्रकार से 3-3 पीढ़ियों ने एक साथ जेल में जाकर के इस देश की स्वतंत्रता का आंदोलन में भागीदारी करी है, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आह्वान पर उनको हमेशा हम याद करते हैं। पेट्रोल डीजल के साथ ही गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों ने देश के आम नागरिकों की कमर तोड़ कर रख दी है। देश की मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों के चलते आज महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से प्रदर्शन आप लोगों का किया गया बढ़ती महंगाई को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? और क्योंकि महंगाई जो बढ़ी है, तेल और पेट्रोल के दाम बढ़े, उसको लेकर कांग्रेस का क्या मानना है? देखिए, भाजपा की हमेशा से कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहा है और दिन ब दिन ये लोग महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और एक आम व्यक्ति की कमर तोड़ने का ये काम कर रहे हैं, जिसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। और निरंतर पहले जब पेट्रोल के दाम कि जो बैरल थी अंतर्राष्ट्रीय में कम थे, तब भी इन लोगों ने बढ़ाया और आज भी हल्के लेकर के पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने से प्रत्येक जो बाकी चीज़ें हैं उन पे भी इसका असर पड़ेगा और एक आम आदमी परेशान है। कैरोसिन हो लो, अपना LPG गैस हो, सभी के रेट ये लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे एक आम व्यक्ति परेशान है और एक कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी आ रहे हैं उत्तराखंड दौरे पर और 4 साल के बाद जिस तरह से राहुल गांधी आ रहे हैं, किस तरह की मजबूती कांग्रेस को मिलेगी? कितना खुश कांग्रेस है उनके दौरे को लेकर? देखिए, निश्चित तौर से राहुल जी हमारे नेता हैं और पूरे जो हमें मैसेज मिला है कि वो 5 तारीख को देहरादून में रहेंगे, तो एक सब लोगों में खुशी का माहौल है। अभी पूरे राहुल जी के और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्तियाँ हो रही है। हमारे प्रदेश में भी संगठन सृजन हुआ है और इसी क्रम में हम लोग कुरुक्षेत्र में राहुल जी के साथ पूरे परिवार के साथ मिले थे। सब लोगों में जोश भी है और उनके देहरादून आने से मुझे लगता है प्रत्येक कार्यकर्ता में जोश भरेगा और 2027 की जो हमारी जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं सरकार के लिए, मुझे लगता है निश्चित तौर से सरकार आएगी। अच्छा, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि लगातार 2027 की चुनावी जो तैयारियां हैं वो लगातार पूरी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता आ रहे हैं। किस तरह सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या लग रहा है कि 2027 में किस तरह का माहौल रहेगा? ये भाजपा बौखला रखी है, इसीलिए परेशान है और पब्लिक भी समझ चुकी है। भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा में जमीन आसमान का फर्क रहा है और आज लोग समझ रहे हैं, परिवर्तन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है 2027 में हम लोग निश्चित तौर से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। जसविंदर सिंह गोगी जी हमारे साथ जो बता रहे थे कि किस तरह की कार्य योजना बनाई जा रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जसपुर विधायक आदित्य चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज घोड़ा बग्गी रैली निकाली। रैली गांधी पार्क से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक पहुंची, जहां केंद्र सरकार की बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में जोरदार नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने महंगाई वापस लो, जनता पर अत्याचार बंद करो और भाजपा सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए। इसके बाद जसपुर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधायक आदित्य चौहान ने कहा कि आम आदमी 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने में असमर्थ हो गया है। 300 रुपये मजदूरी करने वाला व्यक्ति घोड़ा बग्गी पर मजबूर हो गया है। पेपर लीक, गैस सिलेंडर और यूरिया की समस्या से हर वर्ग परेशान है। सरकार या तो दाम कम करे वरना इस्तीफा दे चुनाव कराए। घोड़ा बग्गी से सफर करते थे
आज वो स्थिति बन गई है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो गए, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। क्योंकि आम आदमी मोटरसाइकिल में इतने रुपए 100 रुपये लीटर का पेट्रोल कैसे डला? 300 रुपये मनरेगा की दिहाड़ी है, क्या 300 रुपये मजदूरी करने वाला व्यक्ति 100 रुपये लीटर का तेल डाल सकता है? तो मजबूरन घोड़ा बुग्गी पे उसे आना पड़ेगा। तो ये सरकार है कि हमारे देश को पीछे ले जानी है, आगे ले जाने का काम करेगी। आज कोई पेपर होता है वो लीक हो जाता है, हर व्यक्ति को लाइन में लगा दिया। आप गैस सिलेंडर देखिए, आप जाइए लाइन में लगेंगे एजेंसी पे, माताएं बहनें वो अपने घर रसोई छोड़कर वो गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे। किसान आज यूरिया के लिए भटक रहा है, एनपी के कट्टे के लिए भटक रहा है। तो आज हर वर्ग इनसे नाराज है। तो मैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने एक ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को, और हमारी मांग है कि या तो ये जो दाम है उनको कम किए जाएं और नहीं तो ऐसे सरकार को बर्खास्त किया जाए, और ये जिससे कि हमारे देश में दोबारा चुनाव हो सके। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी के लिए उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटें अहम हैं और पार्टी हर सीट पर मजबूती के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर पिछली बार पार्टी कमजोर रही, इस बार वहां विशेष रणनीति के तहत संगठन और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जपेंद्र सिंह ने दावा किया कि 2027 में बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी 70 की 70 विधानसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुसार जिन सीटों पे हम लोग थोड़ा कमजोर थे या जो सीटें हमारे पास नहीं आई, तो हम 70 में से अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए। जनता का स्नेह भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मिले और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर विकास के जो कार्य तीव्र गति से स्टार्ट हुए हैं उन्हें पूर्ण करके उत्तराखंड को एक विकसित राज्य के रूप में उत्तराखंड वासियों को सौंपे। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार और कार्यकर्ता और पदाधिकारी निरंतर कार्य कर रहे हैं और इसका असर आने वाले समय में हम सबको नजर आएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधायक हैं और चंपावत में ही स्थिति ये है कि पानी के लिए इस वर्ष भी लोग गर्मी से परेशान हैं। लोहाघाट सरयू लिफ्ट योजना निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। लिहाजा गुस्साए लोगों ने खाली बर्तनों के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पानी दो, सरयू को पानी दो। चंपावत के लोहाघाट नगर में हो रही पेयजल किल्लत और सरयू लिफ्ट योजना निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं होने से लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने गहरी नाराजगी जताई है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में समिति सदस्यों ने निर्माण कार्य में हो रही देरी और नगर में हो रहे पेयजल संकट पर विरोध जताते हुए खाली बर्तनों के साथ पानी भरने 35 किलोमीटर दूर सरयू लिफ्ट योजना निर्माण स्थल पहुंचे। पानी भरने जो है सरयू में यहाँ पे आई है, जहाँ पर से सरयू लिफ्ट योजना का लिए काम शुरू होना है, वहीं पे आए और हम ये भी देखने आए हैं कि धरातल में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या खाली प्रकार से सरकार हमें गुमराह कर रही है, लोहाघाट की जनता को गुमराह कर रही है। और देखने में तो हमारे यहाँ पे आ रहा है कि अभी तक यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम या कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे बनी नहीं है जिससे कि लोहाघाट को लगे कि हाँ सरयू का पानी यहाँ पे मिलने वाला है। और हमें लग रहा है अभी तक टेंडर प्रक्रिया भी शायद शुरू नहीं हुई है और हम शासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए। विकास संघर्ष समिति के लोगों ने सरयू नदी से खाली बर्तनों में पानी भरा। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा और समिति सदस्यों ने बताया कि लोहाघाट नगर में गर्मी के मौसम में पेयजल का गंभीर संकट बना हुआ है। लोगों को 3 से 4 दिनों में नाम मात्र पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जनता नौलों, धारों व हैंडपंप से पानी ढोने को मजबूर है। पीने के लिए पानी भरने हम सरयू पहुंचे हैं। मैं लोहाघाट की जनता की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द अगर सरयू लिफ्ट योजना पर कार्रवाई नहीं किया जाता और इसके टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द नहीं कराई जाती और साथ साथ में इस पर काम शुरू नहीं किया जाता तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति दोबारा जो है यहाँ पे आएगी और 2-3 महीने के अंदर अंदर आएगी। और अगर नहीं हो, अगर ये यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई तो हम दोबारा जनता के साथ जो है हम धरने में बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे। उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि जनता के आज पानी की दिक्कत इतनी परेशानी हो चुकी है, हाहाकार लोहाघाट में मच चुका है। इसी को देखते हुए लोहाघाट विकास संघर्ष समिति धरातल में काम देखने आई है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है।
लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा ने कहा कि संघर्ष समिति के प्रयासों और जनता की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण को स्वीकृति दी थी, पर अभी तक योजना निर्माण में धरातल पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नगरवासी पेयजल के लिए काफी परेशान है। पानी की समस्या का निदान करने के लिए लोहाघाट संघर्ष समिति ने लंबा संघर्ष किया है और मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं न कहीं दबाव में आकर ये निर्णय लिया है कि यहाँ सरयू का पानी लोहाघाट की जनता के लिए दिया जाना है, जिसके लिए एक लंबा चौड़ा बजट हालांकि सरकार ने शुरुआत में मंजूरी दी थी, उसे कट करके 90 करोड़ तक की ये योजना बनाई गई है और 1 करोड़ का अनुदान शुरुआत में रिलीज किया गया है। हालांकि हम देख रहे हैं कि हम जहाँ से सरयू योजना शुरू होने वाली है, न तो अभी तक यहाँ पर कोई कहीं से ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि कोई परियोजना पर काम शुरू हुआ है और नहीं उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है। लोहाघाट संघर्ष समिति हमेशा जनता के साथ रही है, जनता की समस्याओं को उठाया है और इसके लिए अगर हमें लंबा संघर्ष करना पड़ा तो हम इसके लिए भी तैयार रहेंगे और हमें सरकार से ये निवेदन है कि वह इस योजना को जल्दी से जल्द पूरा करें ताकि लोहाघाट के नगरवासियों को पानी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिले। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने सरयू नदी के किनारे सरयू लिफ्ट योजना निर्माण की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की और कहा कि अगर जल्द योजना पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति जनता को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। फिलहाल लोहाघाट नगर गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।